हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास शाक्या और आज अपनी इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं जो मिडिवल हिस्ट्री की है, मध्यकालीन भारत की। उसमें पिछले वीडियो में मैंने बताया कि किस तरीके से जो नई संस्कृति भारत में आ रही थी, बिकॉज़ जो वो बाहर से हमले करने वाले जो तुर्क और अफ़गान आते थे, उनकी वजह से जो एक नई संस्कृति भारत में डेवलप हो रही थी, तो उन्होंने हमारी जो स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण और हमारे यहाँ जो नए मस्जिदें बनना शुरू हुई थी और जो नई इमारतें बनना शुरू हुई थी, उनके निर्माण में किस तरह से परिवर्तन किया, उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो सांस्कृतिक विरासत की ओर हम जा रहे हैं जो कि मध्यकालीन भारत में हमारे यहाँ स्थापित हुई। तो आइए देखते हैं, दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इसमें। दो इमारतें हैं इम्पॉर्टेंट, दो लोकेशंस हैं। पहली तो है सीरी, ये दिल्ली में है। सीरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है। आज की डेट में ये टूटा फूटा इलाका है, वहाँ पे एक आध कुछ कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं, वहाँ पे कोई ऑडिटोरियम सा भी बना हुआ है। तो अगर आप वहाँ कभी विजिट करोगे तो सीरी नाम की जो जगह है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बसाई थी। इसको याद रखिएगा। सीरी फोर्ट, कई जो सीरी फोर्ट की स्थापना की थी, सीरी फोर्ट को जो बनवाया था उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो खिलजी ने इसे बनवाया था। उसके अलावा एक चीज़ और अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी, उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा क्या है? कुतुब मीनार के कई प्रवेश द्वार हैं। ठीक है, आज की डेट में कुतुब मीनार जैसे शुरुआत में क्या था, ऐसे ही सीधा एक जगह पे बना हुआ था और लोग जो है चारों तरफ से कहीं से भी आ सकते थे। उसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्पेशल प्रवेश द्वार बनवाया जो कुतुब मीनार है उसमें जाने के लिए, उसको देखने के लिए। तो उस दरवाजे को, उस स्पेशल दरवाजे को ही क्या कहा जाता है? अलाई दरवाज़ा। अगर आप कभी कुतुब मीनार जाएँ तो वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा, अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाज़ा और सीरी फोर्ट ये किसने बनवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको ये याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट और अलाई दरवाज़ा ये दोनों चीज़ें बनवाई थी और ये दोनों चीज़ें दिल्ली में हैं। अब देखते हैं निप्रवण क्या होता है। यहाँ पे अगर आपको लाइट पड़ रही हो तो मैं बता दूँ, यहाँ पे निप्रवण लिखा हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, निप्रवण। ठीक है, निप्रवण का मतलब होता है ऐसी इमारतें जिसमें ढाल वाली दीवारें हों। आपने देखा होगा ना, कुछ इमारतें ऐसी होती हैं इसकी दीवारें ढाल वाली होती हैं, किनारे साइड से ढाल होता है। तो ये जो ढाल वाली दीवारें होती हैं उनको निप्रवण कहा जाता है। निप्रवण किसकी विशेषता थी? ये ढाल वाली दीवारें जो है ये तुगलक काल की विशेषता थी, यानी तुगलकों ने इस तरह की इमारतें बनवाई थी जिसमें कि ढाल वाली दीवारें होती थी। ठीक है, तो ढाल वाली दीवारों की जो निर्माण कला थी वो तुगलकों की विशेषता थी, लेकिन ये फिरोज शाह तुगलक ने जो बनवाई इमारतें, उनमें ये कम देखने को मिलता है, या फिर बहुत कम, या ना के बराबर ही आप मानो उसे। तो निप्रवण जो है वो फिरोज शाह तुगलक के समय में नहीं था, लेकिन ये तुगलकों के समय में था, यानी कि जो गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, उन्होंने ऐसी इमारतें बनवाई थी जिसमें ढाल वाली दीवारें हुआ करती थी। तो उन ढाल वाली दीवारों को क्या कहते थे? निप्रवण कहते थे। अब फिरोज शाह तुगलक की भी इमारतें, उसने बहुत सी इमारतें बनवाई। उसकी इमारतों की खासियत क्या थी? उसकी इमारतों की खासियत ये थी कि वो लाल बलुआ पत्थर जो होता है ना, लाल बलुआ पत्थर, उसकी इमारतें बहुत ज़्यादा बनवाता था। और उन इमारतों पे कमल के फूल की आकृति कटा करके, काट करके, जैसे किनारे से काट करके कमल का फूल बना दिया, और मतलब उस पर अलग से उस पर उकेरी नहीं जाती थी आकृति। कमल का फूल ऊपर से ऐसा लगेगा कि ऊपर से किसी ने रख दिया है उस दीवार पे, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो निप्रवण के बजाय वो क्या करता था, लाल बलुआ पत्थर और उसके ऊपर कमल के फूल की आकृति और साथ में क्या, कुरान की आयतें। ठीक है, ये चीज़ें उसकी विशेषता थी उसके समय की। फिरोज शाह तुगलक के समय की जो इमारतें बनी थी उसकी विशेषता थी लाल बलुआ पत्थर और उस पर लाल कमल के फूल का निशान। कमल के फूल का, लाल नहीं, कमल के फूल का, कि वो पत्थर के ऊपर लाल है तो लाल ही होगा। ठीक है, तो तुगलक वंश की विशेषता थी निप्रवण, ढाल वाली दीवारें हुआ करती थी। अगला देखते हैं लोधी गार्डन। ठीक है, लोधी गार्डन जो है एक लोधी शासक ने बनवाया था। उसका नाम क्या था, आप खोज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, कुछ आप ही सर्च कीजिए। तो लोधी गार्डन जो है ये दिल्ली में है और ये बागों के बीच में स्थित गार्डन है। लोधियों द्वारा बनाया हुआ बागीचों के बीच में स्थित एक गार्डन है जिसको लोधी गार्डन कहते हैं। आज की डेट में इतना घना बगीचा है ये कि काफ़ी अच्छी जगह है अराजक तत्वों के छुपने के लिए ये। ठीक है, लड़के लड़कियां आपको काफ़ी यहाँ दिल्ली में दिख जाएंगे लोधी गार्डन में। उनका पर्पज़ यही होता है कि यहाँ छुपने लायक काफ़ी जगह है। ठीक है, तो नए नए कीर्तिमान बेशर्मी के स्थापित करने के लिए वो इन जगहों पे जाया करते हैं। हालांकि सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग वहाँ पे एंजॉय करने भी जाते हैं, अपने समय को यूटिलाइज़ करने भी जाते हैं, बट बहुत से ऐसे लोग भी पकड़े गए वहाँ पर। पहले बहुत सी ऐसी घटनाएं होती थी, अब तो खैर बहुत अच्छा हो चुका है कि इस तरह के तत्वों से छुटकारा मिल चुका है, काफ़ी हद तक मिल चुका है। तो लोधी गार्डन आप याद रखिएगा कि लोधी गार्डन एक लोधी शासक ने बनवाया था और ये बागों के बीच स्थित एक मकबरा है। ये गार्डन कुछ है नहीं, ये मकबरा है, बीच में बगीचों के बीच में एक मकबरा बना हुआ है
उसी को लोधी गार्डन कहा जाता है। उसके आसपास चीज़ें सजा दी गई हैं, पूरा बगीचा बना दिया गया है, तो बेसिकली एक मकबरा है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि बागों के बीच स्थित मकबरे का नाम क्या है, जो कि दिल्ली में स्थित है, और ये किसने बनवाया था। तो लोधी शासक ने बनवाया था, उसका नाम आप खोज के लिख लीजिएगा, और बागों के बीच स्थित ये एक मकबरा है। अब दूसरी देखते हैं, लिंटल एवं शहतीर। ये दोनों चीज़ें आपने देखी होंगी, लिंटर और शहतीर जो हम डालते हैं, ये चीज़ें वहाँ से शुरू हुई थी। तो शहतीर वगैरह, जैसे आपने घरों को देखा हुआ, किनारे शहतीर लगाना और उसको शहतीर लगा करके उसको डिज़ाइन देना। ठीक है, तो लिंटल और शहतीर ये भी इस तरह की इमारतें जिसमें लिंटल और शहतीर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी किसकी विशेषता थी, लोधी शासकों की ही विशेषता थी। ठीक है, लोधी शासकों ने ही ऐसी इमारतें बनवाने शुरू की जिसमें कि लिंटल और शहतीर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं छज्जे और औतलियाँ। छज्जे क्या होते हैं, छज्जे आप जानते हैं, घर के बाहर थोड़ा सा जैसे कि कोई आपने एक घर के बाहर अपने घर के साइड में एक खिड़की बना ली, उस खिड़की को थोड़ा बड़ा बना लिया और सामने थोड़ी सी जगह खोल दी, उस जगह में थोड़ी ऐसी लेंटर डाल करके एक पटिया सी बना दी और उसको घेर दिया ऊंचे, थोड़ा ऊंचाई तक, और उस पर खड़े होकर के रानियाँ वगैरह नीचे डांस वांस देखा करती थी या बाहर के दर्शन किया करती थी। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं, छज्जा कहते हैं। छज्जा आप जानते ही होंगे, औतलियाँ ऊपर से जो छाई होती हैं। ठीक है, तो ये छज्जे और औतलियाँ किसकी विशेषता थी, राजस्थानी शैली की विशेषता थी। ये पूछा जाता है, ये अक्सर कम पूछा जाता है क्योंकि लोग ये जान जाते हैं कि छज्जे और औतलियाँ ये तो जो है राजस्थान जिन्होंने देखा होता है या नॉर्मली पता ही होता है, तो ये कम ही पूछा जाता है। लेकिन फिर भी ये याद रखिएगा, औतलियों के बारे में पूछा जा सकता है। एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम लोग जो है थोड़ा कम सुनते हैं, तो औतलियाँ किसकी विशेषता है, औतलियों का निर्माण किस शैली की विशेषता है, तो वो राजस्थानी शैली की विशेषता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा, इनको नोट कर लीजिएगा, और इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल आता है, क्योंकि ये मध्यकाल का जो मध्यकाल में बेसिकली जो कुछ भी चीज़ें हमें बताई जाती हैं, इतिहास में मेन चीज़ें वही होती हैं जो हमारी विरासत में हमने सँजो के रखी हुई हैं, आज भी हमारे सामने जो मौजूद हैं, और हमारे लिए वो विरासत की तरह हैं, भारत की विरासत की तरह हैं, उन्हीं के बारे में ज़्यादा फोकस किया जाता है इतिहास में। इसीलिए ये सारी चीज़ें कि कौन सा किला किसने बनवाया, कब बना, कहाँ है, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राजा कौन किससे लड़के मर गया, कौन सा सुल्तान किसको, ये क्वेश्चन आपको कम दिखेंगे एग्ज़ाम में, कौन किसको मार गया, ये हमेशा आपको कम दिखेंगे। यही चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी जो हमारे सामने आज भी मौजूद हैं। ये ट्रिक है उसकी हिस्ट्री की, कि जो चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं उन्हीं को लेकर के क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। जो इमारतें मौजूद हैं, जो सांस्कृतिक कलाकृति मौजूद है, जो संगीत विधा मौजूद है, ठीक है, जो घराने अलग अलग हुआ करते थे, नवाबों के समय में, सुल्तानों के समय में अलग अलग घराने जो हुआ करते थे, जो गाया करते थे, गायकी का काम किया करते थे, वो आज भी चले आ रहे हैं। तो जो सांस्कृतिक विरासत हमारी ज़िंदा है और जिसका इतिहास से संबंध है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन मध्यकालीन भारत का एक ट्रिक यही है कि आपसे हमेशा वही चीज़ पूछी जाएगी जो हमारे सामने है। जो एंशियंट हिस्ट्री है, प्राचीन भारत है, वो कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ये बताता है कि हिस्ट्री पता कैसे की जाती है, कैसे हमें इतनी चीज़ें पता हैं कि यहाँ के लोग ये इस्तेमाल करते थे या वो इस्तेमाल करते थे, कैसे पता चला कि पहले ये लोग ऐसे थे, उसके बाद ऐसे हुए, उसके बाद अंत में ऐसे हो गए, बर्बाद हो गए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि किस तरह से पता किया जाता है, वो बेसिक हिस्ट्री है। इसीलिए वहाँ से एंशियंट हिस्ट्री से बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि कौन सी जो कांच की गुड़िया कह रहे हैं, जो पीतल की गुड़िया है वो कहाँ से मिली, या जो मूर्ति है एक ब्राह्मण की मूर्ति है जो कि साल लपेटे हुए, ये कहाँ से मिली। तो ये सारी चीज़ें उसके बीच में कवर हो जाती हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हिस्ट्री के। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंशियंट हिस्ट्री में। यहाँ पे जो सांस्कृतिक विरासत है वो इम्पॉर्टेंट होती है, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ होती है जो कि कुछ भी नहीं छोड़ती, वो पूरा का पूरा हिस्ट्री की एक एक लाइन उसमें इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत होती है। उसकी जितनी चीज़ें आप समझ करके उसको जितनी बार आप मॉडर्न हिस्ट्री की किताब पढ़ सकें उतना अच्छा होता है। लेकिन जो हमारा ये है मिडिवल हिस्ट्री में जो सांस्कृतिक विरासत है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।